तो आज का इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है और आप इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। इतना क्वेश्चन है, यहाँ से आपका कुल 30 क्वेश्चन लाए हैं और 30 क्वेश्चन आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सारा क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए ना हम लोग देखते हैं क्या है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो बोल रहा कि प्रकाश का जो चाल होता है ना, जो हम लोग को यहाँ पे धूप आता है, वही बोला उसका चाल निर्वात में कितना होता है। 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है, या फिर 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड होता है, फिर 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड होता है। तो क्या होता है इसका आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है आपका 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है और बार बार पूछता है। कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा, इस बार भी आने का चांस है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए एसआई मात्रक से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर आपका ओम का एसआई मात्रक क्या होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर एक साल आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो ये जितना क्वेश्चन है ना, बोले आपको सारा वीवीआई है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है। तो पहला ऑप्शन में है यहाँ पे वोल्ट, एम्पियर, या फिर ओम, या फिर वाट। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाता है एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है कि जितना इस क्वेश्चन को हम लोग तारीफ करेंगे ना, तो उतना कम पड़ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया ओम के नियम का सही सूत्र क्या है। तो ओम का जो नियम है ना, उसका बोल रहा है कि सही सूत्र क्या होता है। तो ओम का नियम का सही सूत्र क्या होता है। तो V बराबर आई आर होता है, या फिर V बराबर आई बटे आर होता है, या फिर R बराबर वी आई होता है, या फिर I बराबर वी आर होता है। तो ओम के नियम का सही सूत्र क्या होता है आपका। तो ओम का नियम का सही सूत्र होता है V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका V बराबर आई आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बोले ना आपको एसआई मात्रक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है, या फिर यहाँ पे वाट होता है, या फिर वोल्ट होता है, या फिर यहाँ पे आपका एम्पियर होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा, वहां पे क्या पूछा था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोग यहाँ मान रहे थे क्या, एम्पियर। और यहाँ पे पूछा है आपका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति और विद्युत धारा में आपका अंतर है, यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे बोल रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, और अगर विद्युत धारा पूछेगा तो एम्पियर होगा। ये दोनों ऑप्शन आप लोग, यही सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है। यही सब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सेम आपको लग रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ शक्ति है, वहाँ पे सिर्फ आपका धारा था और सेम क्वेश्चन था। तो इसी में बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको शक्ति पूछेगा तो वाट मारना है, और धारा पूछेगा तो आपको क्या मारना है, तो एम्पियर मारना है। देखिए शक्ति आपका 2 अक्षर का सबसे छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा। और धारा क्या आपका थोड़ा सा बड़ा है, धारा क्या है आपका लॉन्ग होता है, धारा लिखते हैं हम लोग। तो धारा एम्पियर भी इसका क्या है, लॉन्ग है। तो एम्पियर भी बड़ा है और धारा भी आपका बड़ा है। शक्ति भी यहाँ आपका छोटा है, तो वाट भी यहाँ पे छोटा है। इस तरह से भी आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। तो बाकी आप अपना माइंड में सेट कर लीजिएगा अच्छे से, आपको जैसे रखने का सेट हो पाए उस तरह से आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा, और सेट ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, 100% आता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है आपका, एक दूर दृष्टि दोष होता रहेगा, आपका निकट दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है, या फिर बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है, या फिर समतल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का होता है। क्या होता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस का आवश्यकता होता है। निकट दृष्टि दोष जिसको होता है ना, उसको दूर नहीं दिखाई देता है, और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको निकट नहीं दिखाई देता है। तो वही यहाँ पे बोला है निकट दृष्टि दोष
किस लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, तो आपका क्या हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है आपका यहाँ पे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका क्या, दूर दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष पूछा तो अवतल मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया गया पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है। तो पीएच का मान जब 7 हो जाता है तब विलयन कैसा हो जाता है हम लोग को यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया गया, अमली हो जाता है, या फिर यहाँ पे क्षार्य हो जाता है, या फिर उदासीन हो जाता है, या फिर अत्यधिक अमली हो जाता है। तो पूछ रहा है कि पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा हो जाता है। तो जब भी पीएच का मान 7 रहेगा आपका ना, तो पीएच का मान जब भी हम लोग को 7 रहेगा तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पे उदासीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पीएच का मान जब भी आपका 7 से कम रहेगा तभी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 7 से कम रहेगा आपका हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय, और 7 से अधिक हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्षारीय। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि 7 होने पर, 7 तो उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है, सारा आपका एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यही सब क्वेश्चन आपके लिए हम छांट के लाए हैं। तो आप सारा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। एक बार में आज नहीं हो रहा तो दोबारा देखिएगा, दोबारा नहीं हो रहा तो दोबारा देखिएगा, लेकिन जरूर इसको आज रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे। इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी उसको आप याद रख लीजिए। आपको हम बार बार आपको हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लेवल आपको देख के भी पता लग जाता होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक को भी पलट के देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल जाता है। अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदल जाता है, आपका हरा में बदल जाता है, लाल में बदल जाता है, पीला में बदल जाता है, या फिर आपका यहाँ पे नीला में बदल जाता है। तो अम्ल जो होता है ना, वह अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तन कर देता है, तो लाल रंग में परिवर्तन कर देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अम्ल ना देकर यहाँ पे आपको दे देगा कि क्षार आपको लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तन कर देते हैं, तो नीले लिटमस पत्र में आपका परिवर्तन कर देता है। तो दोनों आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है, जो आपको वहाँ हम लोग याद करते हैं ना, सोडियम नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर H2O जल का जैसे हम लोग निर्माण करते हैं, वही पूछ रहा है कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। तो SO है, या फिर S है, या फिर Na है, या फिर आपका N है। तो इसका क्या है आपका सोडियम का रासायनिक संकेत, तो Na है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। सोडियम को हम लोग किससे संकेत करते हैं, तो Na से करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, Na से सोडियम का संकेत होता है। तो वही पूछ रहा सोडियम संकेत क्या है, तो Na हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो पूछ रहा है कि कार्बन की संयोजकता है जो है वो आपका कितनी होती है, 1 होता है, या फिर 2 होता है, या फिर 3 होता है, या फिर आपका यहाँ पे 4 होता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आपका यहाँ पे 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उस समय जो पौधा होता है किस गैस का संश्लेषण करता है, फिर ऑक्सीजन का करता है, या फिर कार्बन नाइट्रोजन का करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, या फिर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन करता है। जो पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का उपयोग करता है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस टाइम जो पौधा है वो आपका किस गैस का प्रयोग करता है, तो आपका किस गैस का संश्लेषण करता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है वो नहीं, ऑक्सीजन को वो क्या करता है, छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। क्या करता है, कार्बन। ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करता है, हम जस्ट उल्टा बोले, जस्ट नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग लेते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे लेता है। क्या, तो वही पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। जो मानव शरीर है, हम लोग का जो शरीर है, वहाँ पे बोल रहा है कि मुख्य रूप से जो भोजन पचता है वो कहाँ पे पचता है, आपका मुख में पचता है,
आमाशय में पचता है, छोटे आंत में पचता है या फिर बड़ी आंत में पचता है। मुख्य रूप मतलब पूरी तरीके से आपका कहाँ पे पचता है, तो आपका छोटी आंत में पचता है। जो छोटा आंत होता है, छोटी आंत से पच के यहाँ पे आपका जाके स्टोर रहता है, जो हम लोग क्या करते हैं स्टोर रहता है। वहीं से हम लोग को क्या करते हैं, जो उसमें बचा हुआ रहता है मलमूत्र सारा आपका बाहर आ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। पाचन मुख्य रूप से कहाँ पच जाता है भोजन आपका, तो छोटी आंत में पच जाता है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो रक्त है ना, वहाँ पे जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, वही पूछ रहा है किसके द्वारा होता है। तो प्लाज्मा के द्वारा होता है, हेमोग्लोबिन प्लाज्मा के द्वारा होता है, हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, या श्वेत रक्त कण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है यहाँ पे हम लोग का, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको समझ में आया ना। तो रक्त में जो बोला ऑक्सीजन का परिवहन मतलब मिलता है, और किसके कारण मिलता है वह, तो हीमोग्लोबिन के कारण मिलता है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो मानव हृदय होता है ना, मानव का हृदय जो होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो आपका 2 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, या फिर आपका 5 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितना कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में आपका यहाँ पे 4 कक्ष होते हैं। कितना होता है आपका, तो यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। जो पौधों में जल का परिवहन होता है ना, पूछ रहा है किस ऊतक द्वारा होता है, तो किस ऊतक द्वारा होता है, फोलेम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, मेरिस्टेम में होता है, मेरी स्टेम में होता है, या फिर आपका एपिडर्मिस में होता है। आपका क्या होता है, एपिडर्मिस में होता है। तो पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो हम लोग को यहाँ पे 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है ना, वो कौन सा है आपका। तो मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग क्या होता है, मस्तिष्क मतलब माथा होता है, उसमें पूछ रहा सबसे बड़ा भाग आपका क्या होता है, सेरिबेलम होता है, या फिर आपका मेडुला होता है, या फिर आपका सेरिब्रम होता है, या फिर आपका पोस होता है, पोष होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका क्या होता है यहाँ पे, तो आपका सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग आपका सेरिब्रम होगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है। आनुवंशिकता का मूल इकाई क्या है आपका यहाँ पे, तो कोशिका है, जीन है, ऊतक है, अंग है। तो आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या होता है, आनुवंशिकता की मूल इकाई तो आपका जीन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि अलैंगिक जनन में सामान्यतः कितने जनक की आवश्यकता होती है। तो अलैंगिक जनन में सामान्यतः कितने जनक की आवश्यकता होती है, तो 1 का होता है, या फिर आपका 2 का होता है, 3 का होता है, या फिर आपका 4 का होता है। तो लैंगिक जनन में सामान्यतः कितने जनक की आवश्यकता होता है आपका, तो कितना होता है यहाँ पे आपका, तो 1 का होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा राइट आंसर। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है ओजोन परत में हमें किससे बातचीत है। ओजोन जो परत है हमें किससे बातचीत है, तो ओजोन परत जो है, हम लोग ओजोन परत जो बोलते हैं ना, कि ओजोन परत क्या करता है, हम लोग को सूर्य की रोशनी को रोकता है, डायरेक्ट नहीं आने देता। और क्या करता है, फिल्टर करके लाता है। अगर डायरेक्ट आ जाएंगे सभी आदमी कैंसर का मरीज हो जाएंगे, इसीलिए वो डायरेक्ट नहीं आने देते। तो वही पूछ रहा है कि ओजोन परत हमें किससे बातचीत है। तो ओजोन परत में जो हम लोग किससे बातचीत है, अवरक्त किरणों से है, या फिर परामैग्निक किरणों से है, या फिर रेडियो तरंग से है, या फिर ध्वनि तरंग से है। तो ये दोनों में से आपका तो होगा नहीं। अब जो होगा ये दोनों में से, कभी कभी आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन को आप छांटने सीखिएगा। अब ये दोनों में से होगा नहीं, अवरक्त किरणें से, अवरक्त किरण क्या होता है, अवरक्त किरण भी नहीं होगा आपका। अब क्या होगा यहाँ पे, तो लास्ट बचा हम लोग को परामैग्निक
किरण से। तो क्या होता है हम लोग को यहाँ पे परामैग्निक किरण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कभी कभी क्या कीजिएगा आप लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन को छांटने सीखिएगा। तो जैसे आप लोग छांटने सीख जाइएगा ना, तो कभी कभी आप तुक्का भी मारिएगा ना, तो आपका सही आंसर हो। जैसे हम इसको छांटे कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो हम लोग को किससे बचाती है, तो परामैग्निक किरणों से बचाती है। जो परामैग्निक किरण, जो सूर्य से डायरेक्ट जो किरण आता है ना, वो परामैग्निक किरण आता है। आपको हम बोले ना, जो फिल्टर करके भेजता है हम लोग को यहाँ, तो परामैग्निक किरण को क्या करता है, ओजोन परत रोक लेता है, तो डायरेक्ट किरण यहाँ पे आने नहीं देता। अगर परामैग्निक किरण हम लोग को शरीर में पड़ने लग जाएंगे ना, तो हम लोग सभी कोई कैंसर का मरीज हो जाएंगे। इसीलिए ओजोन परत काफी जरूरी है मानव के लिए, मानव के लिए नहीं, हर एक जीव के लिए काफी जरूरी है। तो अगर ओजोन परत एक बार फट जाएगा ना बाबू, तो सब कोई हम लोग दुनिया ही खत्म हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है आपका, तो चंद्रमा होता है, या फिर आपका सूर्य होता है, या फिर मिट्टी होता है, आपका आपका जल होता है। ये काफी आपका आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग मारिए, इसका क्या हो जाएगा आपका, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, काफी आसान है। आप लोग इसको मारिए, तुक्का भी मारेंगे तो सही हो जाएगा, कोई भी मार दीजिएगा। तो इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, चंद्रमा ऊर्जा का स्रोत है नहीं, मिट्टी भी नहीं है, आपका जल भी नहीं है, तो क्या है आपका यहाँ पे सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा क्या, ऊर्जा हम लोग जो मिलता है, धूप जो मिलता है, कहाँ से मिला, हम लोग सूर्य से मिलता है, तो इसका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। चंद्रमा से तो मिलता नहीं है भाई, जल से नहीं मिलता है, मिट्टी से भी नहीं मिलता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। जो विद्युत धारा है उसमें चुंबक प्रभाव का जो खोज की थी वह किसने की थी। यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है सब क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में दिया जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जो पढ़े नहीं रहेंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन तुक्का भी मार के सही नहीं कर पाएंगे। तो वही बोला कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी, ऑस्ट्रेन ने की थी, आई स्टील ने की थी, फैराडे ने की थी। इसमें सभी देखिए, इसमें सभी बड़े बड़े किसका दे वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो इसमें वैज्ञानिक का नाम दिया, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कैसे मार पाइएगा, पढ़े रहेंगे तभी तो मार पाइएगा ना। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेट ने की थी। किसने किया था, ऑस्ट्रेट। न्यूटन ने क्या किया था, तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में है यहाँ पे कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध का SI हम मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रा आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ओम हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रा आपका क्या होगा, तो ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो हम लोग वाट मारे थे। अब की बार क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो 3 क्वेश्चन आपको हम करा दिए। अब बचा कितना आपका, तो और 2 क्वेश्चन बचा। इससे आपका 5 क्वेश्चन रिलेटेड आता है आपका हर एग्जाम में। आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपका, कहाँ से, तो SI मात्रक से। तो यहाँ पे 3 करा दिए और 2 बाकी है, दोनों करा देंगे। काफी इंपॉर्टेंट VVI है ये, रामबाण क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार किससे बना होता है। तो जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है ना, उसमें बोला कि फ्यूज तार किससे आपका बना होता है, तो उच्च गलनांक वाला धातु से बना होता है, निम्न गलनांक वाला धातु से बना होता है, तांबा से बना होता है, या फिर आपका एल्युमिनियम से बना होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार किससे बना होता है, तो आपका कम गलनांक वाला धातु से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि देखिए हम लोग घर में जो तार लगाते हैं, कभी आपका कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरा आपका नहीं गल जाता है तार, क्या होता है आपका ये शॉर्ट कर जाता है, पूरा तार शॉर्ट कर जाएगा, लेकिन गलेगा कभी नहीं। वही बोला है यहाँ पे, निम्न गलनांक वाला धातु उपयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों के बनने को क्या कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, तो भौतिक परिवर्तन बोला जाता है, या फिर आपका रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है, या फिर वाष्पीकरण बोला जाता है, या फिर आपका संघनन बोला जाता है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों के बनने को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ जो बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भौतिक परिवर्तन बोला जाता है आपका, फिर रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है, या फिर आपका वाष्पीकरण बोला जाता है, या फिर आपका संघनन बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ जो बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें हमको लगता है कि 99% स्टूडेंट को यह क्वेश्चन आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो फिर हम बता ही रहे हैं, तो हमसे पहले आप बताने का कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक
परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, लोहा पर जंग लगना। लोहा पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहा पर जो जंग लगता है उसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकरण होता है, या फिर अपचयन होता है, या फिर उदासीन होता है, या फिर आपका विस्थापन होता है। तो लोहा में जो जंग लगता है, आप लोहे को किसी एक स्थान पे 1 महीना 1.5 महीना तक आप रख दीजिए, देखिएगा उसमें आपका जंग लगने लग जाएगा। जंग लगने से क्या होता है, लोहे को धीरे धीरे खाने लग जाता है। तो वही बोल रहा है, जो लोहा में जंग लगता है किसके कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है, अपचयन के कारण लगता है, या फिर उदासीकरण के कारण लगता है, या फिर विस्थापन के कारण लगता है। तो किसके कारण लगता है आपका? तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। ऑक्सीकरण यानी कि क्या? ऑक्सीजन के कारण लगता है। ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आप लोहे को रख दीजिएगा ना, तो 1 महीना 1.5 महीना रहने के बाद क्या होता है, उसमें धीरे 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 जंग लगने लग जाता है। जंग लगने से लोहे को खाने लग जाता है, तो लोहा धीरे धीरे आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर ऑक्सीकरण के संपर्क में लोहे को नहीं रखेंगे तो आप हजारों साल रख दीजिएगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा, जैसा रखिएगा जही के तही रहेगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, इस सूत्र वाला भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा आपका? NaCl हो जाएगा, फिर NaOH हो जाएगा, NaSCO3 हो जाएगा, या फिर Na2CO3 हो जाएगा। Na मतलब क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड। Cl मतलब क्लोराइड होता है। Na सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, या फिर सोडियम आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बन हो जाएगा, या फिर आपका सोडियम कार्बन हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है आपका? तो NaOHCO3 क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट VBI है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जो भोजन में परिवहन का किस ऊतक द्वारा होता है? तो भोजन में परिवहन किस ऊतक होता है? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, या फिर आपका रंध्र के द्वारा होता है, या फिर आपका जड़ के द्वारा होता है। तो भोजन में जो पौधे में भोजन का परिवहन होता है, तो आपका किसके कारण हो जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए, आपको इतना अच्छा से बता रहे हैं, आराम आराम से बता रहे हैं, इतना अच्छे से, फिर भी आप याद नहीं रख पाएंगे तो कितना शर्मनाक का बात होगा। इसीलिए आप लोग याद जरूर रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। तो इसीलिए आप लोग अगर एक बार में नहीं याद हो रहा तो दोबारा देखिएगा, लेकिन याद कीजिएगा, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया, मानव में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? मानव में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है, या फिर आपका यहाँ पे अंडाणु कहा जाता है, या फिर युग्मनज कहा जाता है, या फिर भ्रूण कहा जाता है। तो मानव में मादा युग्म को क्या कहा जाता है? तो जो मानव में होता है मादा युग्म है, उसको क्या बोला जाता है? अंडाणु बोला जाता है। अंडाणु वो मानव में ही पाया जाता है, मानव क्या मादा में ही पाया जाता है। अब जैसे कि हम लोग मानव है तो पुरुष में बोलेंगे पाया, तो पुरुष में अंडाणु नहीं पाया जाता, क्या होता है? सिर्फ महिला में ही पाया जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है हम लोग को यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? जो विद्युत ऊर्जा है उसको आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे विद्युत ऊर्जा क्या है? मोटर है। तो मोटर से क्या होता है, हम लोग यहाँ पे तो पानी फेंकने लग जाता है। जैसे कि मोटर में विद्युत हम लोग दिए, तो विद्युत में क्या क्या पानी फेंकने लगा विद्युत से। वही पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? इसको जनित्र बोला जाता है, या फिर विद्युत मोटर बोला जाता है, फिर आपका ट्रांसफार्मर बोला जाता है, या फिर आपका यहाँ पे सेल बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है यहाँ पे आपका? तो विद्युत मोटर बोला जाता है। जैसे कि विद्युत मोटर है ना, तो विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत को किस में बदल देता है वो आपका? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि मोटर में हम लोग विद्युत दिए, वो क्या क्या पानी फेंकने लगा, तो क्या क्या विद्युत को यांत्रिक में बदल दिया, तो वही बोला है यहाँ पे विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हम लोग को यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल है ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस? हम लोग यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या फिर आपका हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को? नाइट्रोजन गैस है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे
सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या है हम लोग को यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 30 है हम लोग को यहाँ पे पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन सा है? पारितंत्र, पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण क्या है आपका यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कवक है। तो 30 क्वेश्चन आपको बताया, 30 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट VVI था। तो सारा क्वेश्चन अगर आप एक बार कर लिए हैं, अगर नहीं याद हुआ तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा, लेकिन कर ही लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट VVI था। अगर मेरे मेहनत से आपको अच्छा लगा, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI साइंस से और मैथ से आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए जयकांत सर के साथ।